नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी सर जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत में म्यूचुअल फंड से जुड़ी खबर पर बातचीत होगी। म्यूचुअल फंड्स चाहते हैं कि सेबी उन्हें एफएनडो में ज़्यादा ट्रेडिंग की अनुमति दे। आखिर में वो ऐसा क्यों चाहते हैं, इसे अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गुरुवार को आए नए लेबर फोर्स सर्वे की मुख्य बातों पर बातचीत करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि शहरी युवाओं में बेरोजगारी ज़्यादा क्यों है, और वो भी खासतौर से महिलाओं में। ऑटो कंपनियों के लिए FY26 की बोहनी खराब रही है। अप्रैल में ऑटो सेल्स घटी है, खासतौर से टू व्हीलर्स की। आखिर में इसके क्या मायने हैं, ये भी समझने की कोशिश आज होगी। इसके बाद अप्रैल के विदेश व्यापार आंकड़ों पर भी बातचीत होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के बावजूद अप्रैल में भारत का व्यापार घाटा आखिर कैसे बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की के खिलाफ भारत ने एक्शन लिया है। क्या कार्रवाई हुई है और उसका क्या असर होगा, इसे भी आज अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कोर्ट में यहां तक कह दिया कि कर्ज नहीं मिला तो फिर काम चलाना मुश्किल होगा। वोडाफोन ने आखिर में ऐसा क्यों कहा, यह भी आज की चर्चा का हिस्सा होगा। और आखिर में अमेरिकी कंपनी बोइंग की एहतियात के साथ हुई डील पर बातचीत होगी। जानेंगे कि ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों को बोइंग के जहाज बिकवा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। ग्लोबल मार्केट में डीएपी की कीमत बढ़ने से इसके इंपोर्ट की लागत बढ़ गई है। इस वजह से सरकार के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का खर्च बढ़ने की आशंका है। अप्रैल की शुरुआत से लेकर अब तक डीएपी की कीमतों में 13% की बढ़ोतरी हो चुकी है और भाव $650 पर टन को पार कर चुका है। भारत में यूरिया के बाद डीएपी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है। सर, डीएपी की कीमतें बढ़ने से फर्टिलाइजर सब्सिडी पर कितना असर देख रहे हैं आप? अगर आप कीमतों में बढ़ोतरी देखें विपुल, तो ठीक बड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि डीएपी की प्राइसेस करीब 550 से $560 पर टन के आसपास रहती है, जो अब $650 से ऊपर निकल चुकी है, यानी 13% की बढ़ोतरी है। और डीएपी सरकार की सब्सिडी व्यवस्था का या फर्टिलाइजर सब्सिडी व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। भारत सरकार 2 फर्टिलाइजर्स पर प्रमुख तौर पर सब्सिडी देती है, नाइट्रोजन और फास्फेटिक और जिनमें डीएपी आती है। और अब इस स्थिति में डीएपी के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार के पास सब्सिडी बढ़ाने का ही विकल्प बचा है। और इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कंपनियों के लिए अब डीएपी की कीमत में बढ़ोतरी होगी और कंपनियां इस बढ़ोतरी को किसानों को पास ऑन ना करें, किसानों तक ना बांटें, यानी खाद महंगी ना हो, फर्टिलाइजर महंगी ना हो। इसके लिए सरकार को नया आवंटन करना पड़ेगा डीएपी के लिए की सब्सिडी के लिए। इधर एक और घटनाक्रम जो इसी संदर्भ में से जोड़कर देखा जा सकता है, जिस पर कल हमने चर्चा की थी, कि भारत और ओमान के बीच एक फ्री ट्रेड डील की एफटीए की तैयारी चल रही है। ओमान भारत में फर्टिलाइजर इंपोर्ट का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में उर्वरक कंपनियों के पास आने वाली अधिकांश फर्टिलाइजर्स का हिस्सा ओमान से इंपोर्ट होकर आता है। तो एक कोशिश ये भी शायद होगी कि उसके जरिए भी सप्लाई को बेहतर करने की कोशिश की जाए और लागत में कुछ कमी हासिल की जाए। जी, इस बीच म्यूचुअल फंड कंपनियां चाहती हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में सरकार उनके हाथ खोले। इसके लिए हाल में म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। अभी तक म्यूचुअल फंड कंपनियों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिर्फ अपना रिस्क हेज करने की अनुमति है। सर, एफएनडो में जाने के आखिर में ये डिमांड क्यों कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स? बड़ा दिलचस्प मामला है विपुल जी। फिर एफएनडो में की ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स को तो जाने की छूट है, पर म्यूचुअल फंड को नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर कितनी भी रिस्क ले सकते हैं, किसी लेवल तक जाकर निवेश कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर हालांकि 90% एफएनडो में अपना नुकसान ही उठाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सेबी के साथ बातचीत में यही तर्क रखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्हें ज़्यादा जोखिम है, उन्हें तो म्यूचुअल फंड बाजार में खुलकर निवेश करने की छूट है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए सख्त शर्तें लगाई गई हैं और उनको केवल अपनी रिस्क हेज करने की छूट दी गई है। और ये बात
उस वक्त आई है जब सेबी फ्यूचर और ऑप्शन के नियमों पर नए सिरे से विचार कर रही है और उसका दूसरा संस्करण लाने की तैयारी कर रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चाहती है कि चूंकि उसके पास ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा बेहतर फंड्स हैं, तो उन्हें फ्यूचर ऑप्शन में और ज़्यादा भागीदारी करने की छूट दी जाएगी जिसका लाभ निवेशकों को भी मिलेगा जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सेबी थोड़ा हिचकती है क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा फ्यूचर ऑप्शन में जाने के बाद फ्यूचर ऑप्शंस और बड़े हो जाएंगे और बड़े प्लेयर हम पहुंचने की तैयारी करेंगे। अब देखना यह है कि सेबी इस परिस्थिति से कैसे निपटती है, क्योंकि तमाम सख्ती के बाद भी हमने देखा है, हम लोगों ने पिछले दिनों अपने बोनस पॉइंट पे चर्चा भी की थी कि तमाम सख्ती के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर भी फ्यूचर और ऑप्शन से दूर नहीं हट रहे हैं, उसमें निवेश भी कर रहे हैं और अपने हाथ भी जला रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स ने अप्रैल में शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने की बजाय कैश होल्डिंग बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया है। इस वजह से अप्रैल में उनकी कैश होल्डिंग लगातार 5वें महीने बढ़ गई है। अप्रैल अंत में टॉप 20 स्कीमों में कैश होल्डिंग उनके पोर्टफोलियो के 7.2% के हिस्से के बराबर पहुंच चुकी है, जो कि मई 2021 के बाद सबसे ज़्यादा मासिक स्तर है। सर, इनकी कैश होल्डिंग आखिर में इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है? बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये, और ये बढ़ रही केवल इसी महीने का किस्सा नहीं है। फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों में, फरवरी में 6.8% थी और इसके बाद 6.9% और 7% से ऊपर पहुंच गई है। म्यूचुअल फंड उद्योग एक सीमा से अधिक कैश अपने पास नहीं रख सकते हैं। उनके पास SIPs से और लमसम से जो कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं उन्हें बाजार में निवेश करना उनके लिए ज़रूरी बनता है और यही म्यूचुअल फंड संचालन के नियम तय किए गए। लेकिन बाजार में जिस कदर उतार चढ़ाव है, जितना घटनाक्रम हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है, उसके बाद म्यूचुअल फंड अपने कैश को होल्ड करके इस कोशिश में है कि बाजार स्थिर हो तब उसमें निवेश किया जाए। और इसके अलावा सेबी की तरफ से भी कुछ नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जैसे हमने अभी आपको F&O को लेकर संकेत दिया। इसके अलावा भी SIF और कई सारे नए विकल्प खोलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भी म्यूचुअल फंड ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बदलता हुआ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसमें भी उन्हें शायद निवेश के नए मौके मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार में जो अस्थिरता है, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, उसने म्यूचुअल फंड्स के पास कैश का पाइलअप या कैश की जमा बढ़ा दी है। इस बीच गुरुवार को सरकार ने नए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS की पहली रिलीज जारी कर दी है, जिसमें अप्रैल के दौरान बेरोजगारी दर 5.1% बताई गई। सर्वे के मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी ज़्यादा है। इस वर्ग में बेरोजगारी की दर 13.8% रही और उसमें भी शहरी युवा महिलाओं में बेरोजगारी की दर 23.7% है। सर्वे के मुताबिक गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा है। सर, इस सर्वे में पिछले साल से क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठते थे। पिछले 10 सालों से इसकी तमाम कोशिश की जा रही थी। भारत का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो भारत के श्रम बाजार का, बेरोजगारी का, किसे काम मिला किसे नहीं मिला, इसकी जानकारी देता है, उसके ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया, या हम ये कहें कि आमूलचूल बदलाव किया गया है। और अब इसके आंकड़े मासिक आधार पर आएंगे, जबकि पहले तिमाही और सालाना आधार पर आते थे। और पहले जो मासिक आंकड़े आए हैं उन्होंने चौंका दिया है। उन आंकड़ों में जो तस्वीर निकल कर आई है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जो बदलाव है पहले उसे समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले सालाना सैंपल 2.72 लाख घरों तक था, जो अब 4 बार सर्वे किया जाएगा तो 1.2 लाख प्रति बार होगा। दूसरा, इसके अलावा जिले अब मुख्य इकाई होंगे, जिससे कि ग्रामीण इलाकों के आंकड़ों को लाने में बेहतरी होगी। और इसके साथ इस बार इन आंकड़ों में जो रियल एस्टेट की होल्डिंग है, जमीन या मकान को किराए पर देने वाली कमाई है, व्यावसायिक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण है और शिक्षा का, ये आंकड़े भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का दायरा पिछले सर्वे की तुलना में काफी बड़ा है और इसलिए इस बार जो आंकड़े निकल कर आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, जो निष्कर्ष हमें अप्रैल के आंकड़ों के तौर पर इस सर्वे से मिले हैं। जी सर, साथ ही साथ आपको से भी समझना चाहेंगे, इस सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली बात क्या कुछ समझ में आ रही है आपको? विपुल जी, इन आंकड़ों को अगर हम डेटा पॉइंट की तरफ से समझने की कोशिश करें तो भारत में जो लेबर फोर्स की भागीदारी है वो इस पर स्थिर है। कार्यरत जनसंख्या का अनुपात भी पुराने आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले या पिछले महीने के मुकाबले निर्भर है। लेकिन जो सबसे बड़ा और
आश्चर्यजनक करने वाला आंकड़ा है वो ये भारत में बेरोजगारी दर का है। और भारत में राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी दर तो केवल 5.1% है, लेकिन जब आप शहरी और ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी का दर देखें तो वो डराती है। 15 से 29 साल के युवाओं में करीब करीब बेरोजगारी दर 13.8% है, और जबकि जो ये शहरी इलाकों में है, शहरी युवाओं में 17.2% के आसपास, और महिलाओं में बेरोजगारी की दर 23% से ऊपर है। यानी लगभग भारत में काम के लायक हर 7 युवा में से एक युवा या एक यूथ नौकरी की तलाश कर रहा है। और महिलाओं की बेरोजगारी के आंकड़े ने और ज्यादा चौंकाया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए बेहतर जॉब के अवसर उपलब्ध हुए, लेकिन ये 23% से अधिक की बेरोजगारी दिखाता है। ग्रामीण बेरोजगारी की दर भी करीब करीब 14% के आसपास है। तो यदि आप बड़ी तस्वीर देखें तो वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.1% बताती है, लेकिन जब आप आयु के हिसाब से ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाएं तो ये बेरोजगारी बेहद बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। क्योंकि पहला आंकड़ा है, इसलिए आप पिछले आंकड़े से उस तरह से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पैमाना बदल चुका है। लेकिन आने वाले महीनों में हमारी इस पर लगातार नजर रहेगी, क्योंकि पहली बार सरकार हमें हर महीने एक हाई फ्रिक्वेंसी डेटा के जरिए रोजगार के आंकड़े देगी। जी, अस्थायी रोजगार में भले ही ज़्यादा ग्रोथ ना देखने को मिल रही हो, लेकिन कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट आधारित काम के लिए रोजगार की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में इस तरह के गिग वर्कर्स की डिमांड 38% बढ़ी है, और सर्विस सेक्टर के अलावा अब FMCG और हेल्थ केयर सेक्टर में भी गिग वर्कर की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, कंसल्टेंट की बढ़ती डिमांड रोजगार बाजार को लेकर के क्या तस्वीर सामने लेके आ रहा है? ये घटनाक्रम भी और ये आंकड़ा भी हमें भारत के रोजगार बाजार को में एक बड़े शांत और लेकिन एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। सर्विसेज सेक्टर में भी अब कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को काम पर रखने या गिग के तौर पर काम पर रखने का चलन बढ़ रहा है। आमतौर पर यह काम पहले रिटेल में, ई-कॉमर्स में देखा जाता था, लेकिन ये बताया जा रहा है, इन आंकड़ों से पता चल रहा है कि अब सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां, यहाँ तक कि FMCG कंपनियां भी प्रोजेक्ट बेस्ड कंसल्टेंट हायर कर रही हैं। यानी परियोजना पूरी तो काम खत्म। और जो स्थायी रोजगारों की समस्या है, जो चुनौती भारतीय बाजार में हमेशा से बनी हुई है ये उसके और ज़्यादा बढ़ने का इशारा है। हालांकि गिग के तौर पर या स्थायी तौर पर लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन स्थायी तौर पर कंपनियां अब लोगों को काम देने में इंटरेस्टेड नहीं है, और इसलिए प्रोजेक्ट और कंसल्टेंट के तौर पर लोगों को नौकरियां या छोटे मोटे ऑर्डर मिल रहे हैं। खासतौर पर टेक में सबसे ज़्यादा, तकनीकी तौर पर कारोबारों में जहां से स्थायी नौकरियां पहले निकलती थी, वहां अब कंसल्टेंट्स की डिमांड ज़्यादा है, और इसलिए ये बढ़ोतरी हमें प्रोफेशनल गिग के तौर पर दिखाई दी है। तो भारत की जो गिग इकॉनमी है वो पहले लेबर इकोनॉमी थी, जिसमें कि लोग में डिलीवरी बॉयज़ या ई-कॉमर्स के साथ काम करने वाले लोग या ऐप बेस्ड टैक्सी चलाने वाले लोग थे। वो गिग इकोनॉमी अब बढ़कर जो मुख्य धारा की नौकरियां हैं, जहां स्थायी नौकरियां मिलती थी, उस तरफ बढ़ गई, और वहां भी ये अस्थायी काम का प्रचलन बढ़ रहा है। इस बीच अप्रैल के दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री में आई गिरावट की वजह से कुल ऑटो बिक्री 13% घट गई। ऑटो उद्योग के संगठन सियाम के मुताबिक अप्रैल में कंपनियों की तरफ से डीलर्स को कुल 18.57 लाख गाड़ियों के डिस्पैच हुए हैं। 2024 के अप्रैल में 21.37 लाख गाड़ियों का डिस्पैच दर्ज किया गया। इसी साल अप्रैल में मोटरसाइकिल की बिक्री करीब 23% और स्कूटर की बिक्री 5% से ज़्यादा घट गई है। सर, टू व्हीलर्स की मांग में गिरावट का आने वाले समय में किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? विपुल जी, काफ़ी तेज गिरावट है टू व्हीलर के आंकड़ों में, अगर हम करीब से देखने की कोशिश करें, और उसमें भी मोटरसाइकिल के आंकड़े सबसे ज़्यादा खराब दिखे हैं। तो साल की शुरुआत तो बोहनी तो अच्छी नहीं हुई है ऑटो व्हीकल कंपनियों के लिए। 22.7% के आसपास टू व्हीलर्स की सेल्स में, स्कूटर्स की सेल्स में गिरावट आई है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकार दोनों प्रमुख कंपनियां हैं जिनकी बिक्री में दोपहिया वाहनों में गिरावट आई है। दोपहिया वाहनों को लेकर हमेशा जब भी इतनी तेज गिरावट आती है तो ग्रामीण इलाकों में या
उपनगरीय इलाकों से मांग कम होने के संकेत स्पष्ट रूप से जाहिर होते हैं, जिस पर हम बराबर चर्चा कर रहे हैं, हमारी निगाहें बनी हुई हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों के इस नतीजे ने यह साबित किया है कि ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं दिख रही है। अब उम्मीद यह है यहाँ से कि अगला सीजन भारत में शादियों का, वेडिंग का सीजन आता और उसके बाद फिर फेस्टिव का सीजन आएगा खरीफ की फसल के बाद। उस दौरान कंपनियों को उम्मीद है कि वो शायद मांग में कुछ बढ़ोतरी देख पाएंगी, लेकिन ऑटोमोबाइल बाजार की शुरुआत के लिए ये तस्वीर थोड़ी चिंताजनक है। जी, अब सर समझने की बात यहाँ पर यह है कि कार की मांग को लेकर के अब कंपनियों के भीतर अब क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इस समय? कार की मांग अब सिमट गई है मझोले 15-16 लाख से ऊपर के वाहनों में छोटी कारों की मांग तो नहीं है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि JSW, किया और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने बाजार में अच्छी बिक्री हासिल की, जो हम आंकड़े देख पा रहे हैं। हुंडई मोटर्स और मारुति सुजुकी और निसान के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। बाजार में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल अब वही 3-4% के आसपास की गति से बढ़ रही है, क्योंकि एक बड़ा बाजार जो कि छोटी कारों का था वो शिफ्ट हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप पीवी के सेगमेंट को देखें, पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट को देखें तो 4% की ग्रोथ संतोष देने लायक है इस उद्योग को, क्योंकि पिछले 2 साल के भीतर भारत के पैसेंजर व्हीकल उद्योग में कारों की बिक्री में हमने तेज गिरावट और उतार चढ़ाव देखा है। जी, इस बीच अप्रैल के दौरान इंपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत का व्यापार घाटा 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है। अप्रैल के दौरान देश में करीब 65 अरब डॉलर की वस्तुओं का इंपोर्ट हुआ है और 2024 के अप्रैल के मुकाबले इंपोर्ट में 19% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एक्सपोर्ट भी 9% बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट में ज़्यादा बढ़ोतरी की वजह से व्यापार घाटा 26 अरब डॉलर को पार कर गया। सर, भारत के निर्यात और आयात में किन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? विपुल जी, व्यापार घाटा नवंबर 2024 के बाद सबसे ऊंचा है। भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई इस बार, और निर्यात में बढ़ोतरी शायद प्री टैरिफ पर बाइंग का फायदा दुनिया के ज़्यादातर देशों को मिला। चाइना का भी एक्सपोर्ट बढ़ा, बाकी दुनिया के देशों का भी एक्सपोर्ट बढ़ा, तो उसका फायदा भारत को निर्यात के तौर पर भी दिखाई दिया। जैसे भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंजीनियरिंग सामान का, पेट्रोलियम का, इनके निर्यात में हमने तेज बढ़ोतरी देखी, जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया। लेकिन इसके अलावा फार्मा भी और जेम्स एंड ज्वेलरी भी, इसमें फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी पर अब अमेरिका के बाजार में ट्रंप के टैरिफ की तलवार लटकी हुई है। इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और पर भी ये देखना होगा कि भारत और अमेरिका की संधि का असर क्या होता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन इसकी तुलना में आयात के स्तर से तस्वीर थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक होती दिखाई दे रही है। भारत के कच्चे तेल का इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा, 25% से ज़्यादा की ग्रोथ हमने देखी। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात भारत से जितना हुआ उतना ही आयात हुआ। दिलचस्प आंकड़ा देखिए आप कि भारत में से ने करीब 9.5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट किया और 9.5 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स का किया, यानी हिसाब बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाए उतना ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमने आयात किया। 31% की बढ़ोतरी इसमें दिखाई देती। गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है करीब 5%, 4.9% के आसपास, और इसके अलावा और भी रसायन, उर्वरक और धातु और मेटल्स के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। तो ये तस्वीर वैसी ही है और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत में आयात की बढ़ोतरी निर्यात की बढ़ोतरी के 2 गुने से ज़्यादा है। सर, अगर अलग अलग देशों के साथ अगर हम व्यापार को देखें तो फिर क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है इस समय? ये एक आंकड़ा, जब इस आंकड़े को भीतर से खोलने की कोशिश करते हैं विपुल जी, और जब हम अंदर तक जाके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अमेरिका को भारत का निर्यात करीब 27% बढ़ा है जो अमेरिकी टैरिफ से पहले स्टॉक बढ़ाने का असर है। लेकिन चीन से रिकॉर्ड लगभग 10 अरब डॉलर के आसपास का मंथली आयात हुआ है। यानी हम पिछले दिनों में चर्चा भी कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है वो अब पर हर महीने 10 बिलियन डॉलर की गति से बढ़ रहा है। इंटरमीडिएट्स सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो चीन के साथ पाकिस्तान के संदर्भ में खींचतान और विवाद एक तरफ है और चीन पर बढ़ती निर्भरता दूसरी तरफ है। भारत की निर्भरता इस दौरान भी चीन पर और ज़्यादा बढ़ी है और इसलिए चीन के से इंपोर्ट की बढ़ोतरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जी, इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव के दौरान पाकिस्तान को
तुर्की की मदद पर भारत ने अब सख्त रुख अपना लिया है और तुर्की की कंपनियों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अदानी पोर्ट ने इस कंपनी के साथ अपना करार तोड़ दिया है। सेलेबी एविएशन भारत में 9 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। सर, भारत की अर्थव्यवस्था में टर्की की जो भागीदारी है वो कितनी गहरी दिखाई दे रही है? ये एक नया मोर्चा है जो खुला है भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद और टर्की के पाकिस्तान को समर्थन और हथियार देने के बाद, और इसलिए इसे करीब से समझना जरूरी है कि टर्की के मामले में हमें ये पता है कि टर्की एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके पास एक अपना इतिहास है, लेकिन टर्की कितनी गहराई से भारतीय अर्थव्यवस्था में बैठा हुआ है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। 2024 में भारत और टर्की का जो व्यापार था वो करीब $10 बिलियन के ऊपर था, $10 बिलियन से ज़्यादा का था। अप्रैल में भारतीय निवेश जो था वो करीब 0.28 मिलियन के आसपास था। भारत में जो ताजी स्थिति है उस हिसाब से भारत में टर्की की भागीदारी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में है, लखनऊ, पुणे और मुंबई, और इसके अलावा अटल टनल, ये जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इनमें टर्की की सीधी भागीदारी है। टर्की की कंपनियां इसमें इक्विपमेंट और सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में टर्की की कंपनियों के कारखाने हैं। हवाई अड्डा सेवाओं में टर्की की कंपनियां हैं, आपको विपुल जी ने बताया। सेलेबी एविएशन 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और एयरपोर्ट सर्विसेज को लंबे समय से संभाल रही है। इसके अलावा भारत में के साथ टर्की के तकनीकी और व्यापारिक संबंध भी हैं। इन सारे संबंधों की रोशनी में अब ये जो टर्की पर बैकलैश शुरू हुआ है इसे समझने की कोशिश की जा रही। सरकार ने कल जिस तरह से सेलेबी एविएशन का लाइसेंस रद्द किया, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि भारत अन्य टर्की की अन्य कंपनियों के साथ जो समझौते हैं उनकी भी समीक्षा कर सकता है। जी, इस बीच अगला सवाल ये उठता है सर कि अगर वाकई में तुर्की की तरफ से भी अब अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो फिर भारतीय कंपनियों पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? दुतरफा व्यापार है विपुल जी। भारत की कंपनियों का टर्की में बड़ा स्टेक है, भारतीय कंपनियों का बड़ा निवेश है। जुबिलेंट फार्मा के वहाँ स्टोर्स हैं। तुर्की में भारतीय कंपनियों का निवेश करीब $125 मिलियन के आसपास है। आईटी, दवाएं और हॉस्पिटैलिटी और पैकेजिंग में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 2017 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टर्की की की ट्रैक्टर कंपनी का टेक ओवर किया था। अब इसके बाद ये खतरा ये है कि वहाँ पर रेगुलेटरी कार्रवाई भी हो सकती है, भारत पूछताछ भी कर सकता है और वहाँ जो संयंत्र का एक्सपेंशन है उसको रोकने का रिस्क बन सकता है। टाटा ग्रुप का वहाँ निवेश है ऑटो में और कंपोनेंट में, परियोजनाओं की समीक्षा और नए उद्यम टलने का खतरा है। पॉलीप्लेक्स का निवेश है जो कारखाना यूरोप को निर्यात करता है। इसके अलावा ओमेगा प्लास्टो, रामाप्योर, अक्सिरो सेमीकंडक्टर, जिंदल, इंडोरामा, जीएमआर, विप्रो, डाबर, ये कई कंपनियां हैं जिन्होंने टर्की में अपने कारोबारी बेस बना रखे हैं और वहां कारोबार कर रही हैं और करीब 5000 के आसपास नौकरियां मिली हैं। तो अगर भारत की तरफ से और ज़्यादा टर्की की कंपनियों पर सख्ती होती है, भारतीय परियोजनाओं में टर्की की कंपनियों को इनसे निकाला जाता है या उनकी भागीदारी समाप्त की जाती है, तो हमें अपेक्षा कर सकते हैं, हमें और इस बात की संभावना है कि फिर भारतीय कारोबारी हितों पर टर्की में भी कार्रवाई होगी और फिर उसका असर हमें उन कंपनियों पर दिखाई देगा। इसमें कई कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी हैं। जी, इधर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने एजीआर भुगतान पर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से याचिका दाखिल की है और याचिका में 30,000 करोड़ रुपए के भुगतान पर राहत मांगी है। अपनी याचिका में कंपनी ने कहा कि एजीआर के बोझ की वजह से बैंक उसे कर्ज देने से परहेज कर रहे हैं और कर्ज के बिना कंपनी 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। सर, वोडाफोन ने अपनी याचिका में जो कुछ कहा है उससे किस तरह का इशारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? चौंकाने वाली याचिका है क्योंकि वोडाफोन को सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एजीआर के ड्यूज के बदले इक्विटी लेकर एक बड़ी मदद दी थी और उसके बाद सरकार इस फैसले में फंस गई क्योंकि एयरटेल और भी इसी तरीके की छूट मांग रही है। पर वोडाफोन ने यह कहा है कि उसके पास जो 30,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। अब बात कर्ज देने की या इक्विटी देने की नहीं है। स्पष्ट रूप से वोडाफोन ने कहा है कि अगर सरकार इसे माफ़ नहीं करती है तो
वोडाफोन के लिए मौजूदा परिस्थिति में सरवाइव कर पाना संभव नहीं होगा। यानी वोडाफोन ने अदालत में खुलकर एक तरह से अपने हलफनामे में कह दिया है कि अगर 30,000 करोड़ रुपए माफ नहीं किए गए तो कंपनी संकट में फंस जाएगी, बंद हो जाएगी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन भी है, बहुत बड़ी बात है जो कंपनी ने अदालत के सामने जाकर स्वीकार कर ली है। ये बताती है विपुल जी कि वोडाफोन की आर्थिक स्थिति या वोडाफोन की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है, कितनी कमजोर है कि सरकार की तरफ से उसे एक बड़ी मदद, जिसके लिए सरकार ने सारे नियम किनारे रख दिए और बकायदारी को इक्विटी में बदला, उसके बाद भी कंपनी नहीं चल पाई, उस मदद के बाद भी वो खड़ी नहीं हो पाई है। हालांकि इसके बाद वोडाफोन के शेयर में हमने बढ़त देखी और ये ऐसा लगा शायद बाजार को ऐसा महसूस हुआ कि उसे ये रियायत मिल सकती है, लेकिन स्थिति चिंताजनक दिख रही है वोडाफोन की। स्थिति चिंताजनक है और शेयर प्राइस में जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल आज जो है तेजी देखने को मिली 1.5% के आसपास की। हालांकि एक दायरा वोडाफोन ने जो बना रखा है वो उसी दायरे के में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि वोडाफोन का ये कहना कि हम डूब जाएंगे, ये कितना सीरियस आपको दिखाई लग रहा है? इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। वोडाफोन डूब जाएगी, ये खतरा बेहद जायज है। जो लोग लगातार बोनस पॉइंट देख रहे हैं उन्हें हम बताते चलें कि हमने इसी सप्ताह आपको बताया था कि भारत में मोबाइल सर्विसेज के जो ताजे आंकड़े आए थे, नए सब्सक्रिप्शन और नया ग्राहक जोड़ने के, उन्होंने भारतीय बाजार में मोबाइल क्रांति थमने के संकेत दिए थे। कनेक्शंस में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है, तेजी से गिरावट हो रही है। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने 2-2 सिम रखना बंद कर दिए हैं। घरों में भी फ़ोन के कनेक्शंस की संख्या कम की जा रही है क्योंकि मोबाइल कंपनियों ने पिछले 2 साल में जो टैरिफ बढ़ाए हैं उसके बाद एक बहुत बड़ी आबादी 1,000 रुपए तक का बिल पे करने की परिस्थिति में नहीं है। ये बात आधिकारिक आंकड़ों में, इंडस्ट्री के आधिकारिक आंकड़ों से निकल कर आई है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो भारतीय बाजार में, मोबाइल बाजार का बेस सिकुड़ रहा है। एक तो भारतीय मोबाइल बाजार में अच्छा पैसा देने वाले, बेहतर आरपू देने वाले ग्राहकों की संख्या बेहद सीमित है। कंपनियों को 200-300 रुपए के आरपू के लिए या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें भी जो हाई पेइंग कस्टमर्स हैं, जो बेहतर बिल पे कर सकते हैं, वो जो क्रीम है वो एयरटेल और जियो के पास स्थिर है, और उस क्रीम तक जाए बिना वोडाफोन की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती। दूसरी तरफ जो कम मोबाइल उपभोग वाले उपभोक्ता हैं, जो कि पिरामिड का निचला हिस्सा है, वहां पर भी अब वोडाफोन के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि सर्विस की क्वालिटी नहीं है, 5G सर्विसेज पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। इसलिए वोडाफोन की आशंका, ये चिंता जायज है और ये बात गंभीर है कि भारत के मोबाइल बाजार की ग्रोथ अब थम रही है, सैचुरेशन आ रहा है, टेली डेंसिटी भी कम हो रही है, डबल कनेक्शंस की संख्या भी कम हो रही। ऐसी स्थिति में वोडाफोन के लिए सर्वाइव करना और ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ग्रोइंग बाजार में तो कंपनी किसी तरह से खींच तान कर आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए ये वास्तविकता है बाजार की कि वोडाफोन इस घटते या सिकुड़ते बाजार में शायद अगर मदद नहीं मिली तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। जी, इस बीच तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का कहना है कि 2025 और 2026 के दौरान भारत में ऑयल डिमांड की ग्रोथ चीन से ज़्यादा रहेगी। 2025 में भारत में डिमांड ग्रोथ 3.4% अनुमानित है, जबकि चीन की ग्रोथ सिर्फ 1.5% रहने का अनुमान है। ओपेक के मुताबिक 2025 के दौरान भारत में रोजाना 57.4 लाख बैरल और 2026 में 59.9 लाख बैरल तेल खपत का अनुमान है। सर, ओपेक ने भारत में मांग बढ़ने का ये अनुमान जो है वो क्यों लगाया है सर? भारतीय अर्थव्यवस्था में की विकास दर चीन से थोड़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती और स्लो डाउन रहेगा, लेकिन 6% के आसपास की विकास दर संभव है। दूसरी चीज़ ये कि भारत का ऑयल इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर है और इंपोर्टेड ऑयल पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। घरेलू स्तर पर उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त होने के बाद अब भारत ही एक ऐसा बड़ा बाजार दुनिया में है जहां तेल कंपनियों को और तेल उत्पादक देशों को अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है, और इसलिए इसे देखना होगा क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है तो भारत को तेल बेचने वाले दुनिया के 2 बड़े देश होंगे, एक अमेरिका होगा और एक ओपेक का समूह होगा, उसमें खासतौर से सऊदी अरब होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेल बेचने की या भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ मौजूद है उसकी डिमांड का फायदा उठाने के लिए हमें होड़ दिखाई देगी, और शायद ओपेक के देश इसकी तैयारी कर भी रहे हैं। जी,
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर डील की शर्तों को मानने जा रहा है, जिस वजह से दोनों देशों में डील होने की संभावना है। न्यूक्लियर डील को लेकर के दोनों देशों में रविवार को ही बातचीत हुई है। ट्रंप ने बातचीत को शांति के लिए बेहद संवेदनशील बताया है। बातचीत में अमेरिका की तरफ से ईरान पर यूरेनियम प्रोग्राम को बंद करने का भी दबाव बनाया गया। सर, कितनी संभावना है कि अमेरिका और ईरान में ये डील जो है वो होती हुई दिखाई दे? ट्रंप उत्साहित हैं। ट्रंप ने अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान कतर में यह कहा कि डील लगभग फाइनल हो गई है। ईरान उतना उत्साहित नहीं है। ईरान की तरफ से नपी तुली प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा है कि बातचीत का चौथा राउंड ठीक रहा है, प्रगति आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारे कॉम्प्लिकेटेड जटिल मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत है। डील के ब्यौरे बाहर नहीं आए, पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तेजी से संधियां, शांति संधियां करने की कोशिश में लगे हुए हैं और जिस तरीके जैसी तैयारी उन्होंने कर रखी है, उस हिसाब से बाजार मान रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक शुरुआती सहमति बन सकती है। इस शुरुआती सहमति के असर से ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिए जारी रखने की छूट भी मिल सकती है सीमाओं में, और जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर उन्हें भी हटाया जा सकता है, उन्हें भी रिलैक्स किया जा सकता है। और फिर उन सैंक्शंस हटने के बाद बाजार में ईरान जो कि दुनिया के 5 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में, उसका तेल आना शुरू होगा। और इसीलिए हमने कल इस डील की खबर आने के बाद, इस डील पर डोनाल्ड ट्रंप के उत्साह और विश्वास की और संभावनाओं की खबर आने के बाद ब्रेंट की कीमतों में तेज गिरावट देखी, और वो दबाव आज भी हम कच्चे तेल की कीमतों पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के तेल की सप्लाई बढ़ने के बाद बाजार में ओपेक के देशों के लिए और ज़्यादा चुनौती खड़ी होगी। जी सर, अगर डील होती है तो फिर तेल बाजार में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? ईरान की आपूर्ति कितनी आती है, सैंक्शंस कितने हटाए जाते हैं, इस बात पर निर्भर होगा। लेकिन बाजार इस बात की संभावना से तैयार है कि ईरान से प्रतिबंध हटेंगे आने वाले दिनों में, और ईरान के तेल का एक बड़ा हिस्सा जो बाजार से बाहर था वो सप्लाई आना शुरू होगी। वो कितने लाख बैरल प्रतिदिन होगी ये प्रतिबंध हटने के बाद पता चलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएं और ईरान को तेल बाजार में अपना तेल बेचने का मौका दिया जाए। पर दूसरी तरफ जो दूसरी एक संधि है वो थोड़ा खटाई में पड़ती दिख रही है, रूस और यूक्रेन की। बातचीत आगे बढ़ी थी, टर्की में दोनों नेताओं को मिलना था, जेलेंस्की पहुंचे लेकिन पुतिन नहीं पहुंचे हैं। वो भी एक बड़े तेल उत्पादक देश का मामला है और उसको भी ये चाहिए कि उसे प्रतिबंध हटाकर उसे तेल बाजार में बेचने की छूट दी जाए। तो अगर कुल तस्वीर आप तेल बाजार की बनती देखें विपुल जी, तो नेगेटिव साइड में, दबाव की साइड में है। बाजार में ओवर सप्लाई की पूरी संभावना है। बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति आने वाले कुछ महीनों में बढ़ेगी, वो ईरान की तरफ से बढ़े या रशिया की तरफ से बढ़े। और इसके अलावा अमेरिका तो रिकॉर्ड तेल उत्पादन कर ही रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना तेल पहुंचा रहा है। जी, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मिडिल ईस्ट यात्रा अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही। ट्रंप की इस यात्रा के दौरान मिडिल ईस्ट के अधिकतर देशों ने बोइंग के साथ जहाज खरीदने की डील की है। ताज़ा घटनाक्रम में यूएई की एतिहाद एयरलाइन ने $14.5 अरब में बोइंग के 28 जहाज खरीदने के लिए डील की। उन जहाज़ों में अमेरिकी कंपनी जी के इंजन लगे होंगे। सर, बोइंग को लेकर के ट्रंप आखिर में इतने सक्रिय होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? दो बड़े दिलचस्प कारण हैं। बोइंग पिछले लगभग 5-6 सालों से तमाम तरीके के संकटों से जूझ रही है। पहले कोविड के दौरान कई ऑर्डर्स कैंसिल हुए, एविएशन कंपनियों का कामकाज ठप रहा, और बोइंग के बाद इससे पहले बोइंग तमाम विवादों में फंसी हुई थी। जबकि एयर बस ने, जो कि इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी है, उसने बड़ा बाजार हिस्सा अपने हाथ में ले लिया था। बोइंग उस बाजार में लगातार पिछड़ रही थी, विमानों की क्वालिटी को लेकर भी और बाजार में पहुंच को लेकर भी। चाइना के साथ जब अभी व्यापार युद्ध हुआ तो चीन ने एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया बोइंग का, और उसके बाद बोइंग के लिए बड़ी चुनौती थी। डोनाल्ड ट्रंप अब बोइंग को आगे रखकर दुनिया के एविएशन बाजार में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बोइंग को उसी बाजार में बेचा है जो सबसे बड़ा बाजार है। स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया में जो सबसे बड़ी एविएशन कंपनियां, उभरती एविएशन कंपनियां हैं, वो मिडिल ईस्ट के पास हैं, कतर और इत्तिहाद। पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, और ये डीप पॉकेट कंपनियां हैं, इनको सॉवरेन वेल्थ फंड में चलाते हैं, इनके पास काफ़ी फंड्स मौजूद हैं। तो बोइंग के लिए इससे अच्छे ग्राहक और नहीं हो सकते थे, और इसलिए डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग को आगे रखकर अपने राजनीतिक या कूटनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये 2 बड़ी डील दिलवाई हैं और लंबे समय बाद बोइंग को इतना बड़ा ऑर्डर हासिल हुआ है जिसकी आपूर्ति में उसे थोड़ा समय लगेगा और इसका फ़ायदा हमें आने वाले दिनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और ख़ासतौर से जो बोइंग के सप्लायर्स हैं, जी और जैसे सप्लायर हैं, उनको भी मिलता दिखाई देगा। चलिए, तो अब बोनस पॉइंट को समाप्त करने का वक्त आ गया है और अब हम लोग वीकेंड पे जा रहे हैं, लेकिन इस वीकेंड पर कुछ नया, कुछ विशेष लेकर के हम आ रहे हैं। अर्थम आ रहा है और लंबे समय से लगातार हमारे दर्शकों की तरफ से डिमांड थी कि एक वीकेंड पे प्रोग्राम अंशुमान सर लेकर के आएँ, तो अब उनकी, आप लोगों की जो ख्वाहिश थी वो अब हकीकत बनने जा रही है। सर, अभी आज जो है ये जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है ऑन एयर हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बार के अर्थम के बारे में आप, और कुछ बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को। एक बेहद दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर अर्थम की मांग बहुत सारे लोग कर रहे थे इस तरीके के साप्ताहिक कार्यक्रम की, और मैंने वादा किया था विपुल जी आपके साथ भी कार्यक्रम में कि हम जल्द ही इसे लेकर आएंगे और वो कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत है। जो हमारे मेंबर्स हैं, जो बोनस के प्रीमियम मेंबर्स हैं, उन्हें ये पहले मिलेगा और बाकी मेंबर्स के लिए बाद में जारी होगा। बिल्कुल नए तरीके से पूरे बदले हुए संदर्भ के साथ हम आपके सामने एक विषय को, एक बेहद गंभीर विषय को विस्तृत जानकारी, किस्से, कहानी और फैक्ट्स के साथ लेकर आ रहे हैं। ये विषय युद्ध से और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय तनाव से जुड़ा हुआ है। तो इसे देखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें बताइए, हम इसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इसे कैसे और सुधार सकते हैं बताइए। और अर्थम का सिलसिला अब यहाँ से शुरू होता है। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे एक और बड़े और एक और बिल्कुल अनोखे अनजाने विषय के साथ। अर्थम पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं हमें भेजिए जिससे कि हम इसे और बेहतर बना सकें। सुझाव प्रतिक्रियाएं तो भेजिए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप देखें अर्थम, उसके लिए आपको हमारा प्राइम मेंबर बनना होगा। प्राइम मेंबर बनने की प्रक्रिया बड़ी आसान है और उसको हमने विस्तार से लगातार आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से ज़रा अगर हो संभव हो तो स्क्रीन पर ले आइए और यहाँ पर जहाँ पे सब्सक्राइब की बटन होती है उसके ठीक बगल में ज्वाइन का ऑप्शन दिया हुआ है और वहाँ पर जा कर के आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस परिवार का, बोनस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अर्थम की तो आपको अर्ली एक्सेस मिलेगी ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके नए आप लोग जो है हमारे प्राइम मेंबर को सब्सक्राइब करते रहिए, उसको ज्वाइन करते रहिए और जैसे जैसे हम आपके लिए नए कंटेंट लेके आएंगे हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए, उसके बारे में आपको सूचना मिलती रहेगी। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलते चलते फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे वीकेंड पे जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका आज के विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।